बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जी एकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज एक नया टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है एसी सर्किट्स या अल्टरनेटिंग करंट के अंदर इस्तेमाल होने वाली सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, जैसे आपको पता है कि चैप्टर नंबर 15 का आगाज़ हो चुका है। पहला टॉपिक इसका हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर अभी हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो हमारे पास है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज्ड इन अल्टरनेटिंग सर्किट्स और अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी, करंट्स के ऊपर या सर्किट्स के ऊपर जितना आगे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे उससे पहले ये बात ज़रूरी है कि हम इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ अहम ऐसी बातें हैं जिसका समझना उनको डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है। ठीक है, पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास है साइकिल। चलाने वाले साइकिल की बात नहीं हो रही। ठीक है जी, ये जो करंट या हमारे पास जो कॉइल घूमता है जो एक साइकिल कंप्लीट करता है उसके ऊपर बात होगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास है टाइम पीरियड, तीसरा हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। जितने भी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के अंदर डिस्कस करेंगे उनमें ये लफ्ज़ आपके सामने बार बार आएगा। फ्रीक्वेंसी ये हो गई है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाले ये लफ्ज़। बहुत इंशाल्लाह तफसील से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हमारे पास होता क्या है। डिफिनेशन इसकी सिंपल है लेकिन ये हमारे पास इसका इस्तेमाल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर हम RLC सीरीज एंड RLC पैरेलल सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास रेजोनेंस सर्किट्स होते हैं उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप वहाँ पर इंशाल्लाह देख भी लेंगे। अभी भी थोड़ी सी मैं बात तफसील से करूँगा। यह हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। हमारे पास पीक वैल्यू, ये क्या होती है। हमारे पास एवरेज वैल्यू किसको कहते हैं। और हमारे पास सबसे आखिर में इंपॉर्टेंट चीज़ RMS और द इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है जी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम AC करंट का क्यों निकालते हैं और किस तरह से निकालते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस तमाम इंशाल्लाह बातों के ऊपर भी डिस्कस होने वाली है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहली टर्मिनोलॉजीज़ जो हमारे पास है साइकिल। साइकिल लफ्ज़ का इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या मतलब होता है उसको ज़रा देख लें आप कि इट इज़ अ वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है, इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से अगर एक साइकिल स्टार्ट होता है तो ये पॉजिटिव टर्म को भी कवर करता है और यहाँ से नेगेटिव को भी कवर करके यहाँ तक जो ये कंप्लीट वेव होती है, यहाँ से लेकर जब ये उड़ान बढ़ता है, जब ये स्टार्ट लेता है और यहाँ से मूव करते करते इन तमाम मराहिल से गुजर कर यहाँ तक पहुँच जाता है, तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ को कवर कर लेता है ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हमारे पास करंट भी हो सकता है, वो हमारे पास वोल्टेज भी हो सकता है। ठीक है जी, दोनों क्वांटिटीज में से किसी भी क्वांटिटी को लेकर जब ये आगे बढ़ता है और पूरे सर्किट में से पॉजिटिव नेगेटिव को कवर करके जब एंड तक पहुंचता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक कंप्लीट साइकिल कहते हैं। ठीक है जी, यानी आम जिंदगी के अंदर जो हमारे पास वेव होता है, वेव कर्व, कंप्लीट वेव कर्व के ऊपर जब हमारे पास एक चक्कर कंप्लीट होता है, ठीक है जी, एक बॉडी मूव कर जाती है, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, तो हम कहते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट कंप्लीट्स अ साइकिल। ठीक है जी, उसने एक साइकिल मुकम्मल कर लिया है। कहाँ से स्टार्ट लेगा, इस जीरो से स्टार्ट लेगा, किधर तक, π/2 तक। पिछले लेक्चर में हमारी डिस्कस हो चुकी है, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, π/2 से फिर कहाँ तक पहुँचती है, π तक, फिर हमारे पास 3π/2 और फिर हमारे पास आखिर किधर तक पहुँच जाता है, 2π तक। यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है जी, हमारे पास टू वैल्यूज मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास 90 डिग्री है और एक हमारे पास 270 डिग्री है। ठीक है जी, इन दोनों के ऊपर हमारे पास करंट या वोल्टेज मैक्सिमम होता है। ठीक है जी, इसके अंदर पॉजिटिव मैक्सिमम एंड इसके अंदर नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, और इक्वेशन हमने डिस्कस की थी कि I = I0 sin of omega t। Similarly for the voltage that is equal to V0 sin of omega t। ठीक है जी, वोल्टेज और करंट दोनों
90 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम होते हैं और ये 270 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम होते हैं। साइन की वैल्यू इन्हीं दो के ऊपर मैक्सिमम शो करती है, 90 के ऊपर पॉजिटिव मैक्सिमम एंड 270 के ऊपर नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक हो गया। अब इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास 0 एंड पाई, ठीक है जी, 0 पाई एंड 2 पाई, यहां पर आकर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो मिनिमम होती है एंड दैट्स इक्वल टू 0। ठीक है, वो हमारे पास 0 के बराबर होती है। इन साइन 0, साइन 180 एंड साइन 360 डिग्री को जब आप मेजर करेंगे वो हमारे पास बराबर होता है 0 के। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट साइकिल हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मेजर। ठीक है जी, अगर हम एंगल्स के अंदर इस चीज की बात करें, किस चीज की, साइकिल की बात अगर हम एंगल के अंदर करेंगे तो हमारे पास क्या कहानी बचेगी, 1 कंप्लीट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्री और द 2 पाई रेडियन। ठीक है, कि हमारे पास एक कंप्लीट चक्कर जो होता है, हमारे पास एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है वो किस चीज के बराबर है, वो 0 से लेकर हमारे पास 2 पाई रेडियन। ठीक है जी, या 2 पाई रेडियन जो हमारे पास ये बराबर होता है 360 डिग्री के। ठीक है, इस एंगल को कवर करना। ठीक है, अगर आप इसके बजाय एंगल के अंदर इस चीज को डिफाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 2 पाई रेडियन आर 360 डिग्री। 360 डिग्री के ऊपर जब एक चीज घूम जाती है तो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो हमारे पास, उसको हम 1 कंप्लीट ट्रिप या 1 कंप्लीट साइकिल कहते हैं। ठीक है, अच्छा 360 डिग्री यहां पर कैसे बनता है, अगर आप के जहन में सवाल पैदा होता है, आप जरा यूं समझ लें कि ये जो मेरे पास पीस है यहां से लेकर यहां तक, इस वाले पीस को मैं उठाकर यहां से इसके साथ लगा देता हूं। आर्जी तौर पर आप इस चीज को जरा समझिए, हमारे पास कहानी कुछ यूं बच जाएगी ना, ये। ठीक है, तो ये अब अगर आप देखेंगे ये कंप्लीट सर्कल बन गया है। ठीक है, कंप्लीट सर्कल में यहां से बॉडी स्टार्ट लेती है, यहां से अगर यहां पर रुक जाती है तो सर्कल के अंदर जितना एक बॉडी ट्रेवल करती है तो दैट्स द मैक्सिमम एंगल व्हिच ही कवर्स, दैट इज 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द या किसी भी सर्कल के अंदर जब एक मुकम्मल रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, मुकम्मल चक्कर कंप्लीट हो जाता है, तो हमारे पास जो एंगल ट्रेवल होता है वो 360 के बराबर होता है, या 360 को हम 2 पाई रेडियन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है, ये जो वेव है, असल में ये क्या है, ये कंप्लीट सर्कल का चक्कर है। ठीक है जी, इसीलिए इस चीज को साइकिल भी कहते हैं। ठीक हो गया। आप वेव का कर्व जहां पर देखते हैं तो आप समझ जाएं कि जितना एंगल सर्कल में कवर होता है उतना ही एंगल हमारे पास कर्व के ऊपर भी कवर होता है। हमारे पास सेकंड टर्मिनोलॉजी हमारे पास है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड नाम से ही पता चलता है कि ये वक्त के बारे में कोई बात हो रही है ना। ठीक है, लेकिन पीरियड का लफ्ज इसके साथ इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि ये किसी खास दौरानिया का वक्त है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल होता है। ठीक है जी, एक कंप्लीट चक्कर जब एक करंट या वोल्टेज या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कंप्लीट करती है, उस दौरान में जितना उसका वक्त लगता है वो हमारे पास टाइम पीरियड होगा। ठीक है, द टाइम टेकन इन सेकंड्स, यानी जितना टाइम भी हम मेजर करेंगे वो हम सेकंड्स के अंदर करेंगे, क्योंकि हमारे पास SI यूनिट जो टाइम के लिए यूज होता है वो हमारे पास सेकंड है। ठीक है, इट इज द बेसिक यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ एनी टाइम पीरियड। ठीक है, टू कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अगेन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। मैंने अभी आपको बताया कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हमारे पास वोल्टेज भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से मुराद हमारे पास करंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये वो वोल्टेज और वो करंट होंगे जो अल्टरनेट होंगे, जो अपनी डायरेक्शन को बार बार सर्किट में चेंज कर रहे होंगे। ठीक है जी, इनका टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, जब ये एक कंप्लीट साइकिल मुकम्मल करेंगे उस दौरान में ये जितना वक्त सर्फ करेंगे। ठीक है, यानी एक वोल्टेज एक करंट यहां से स्टार्ट लेता है और इस कंप्लीट चक्कर के अंदर यहां पर 2 पाई तक वो पहुंच जाता है। कितना वक्त लेगा वो यहां से यहां तक, अगर वो 2 सेकंड का टाइम है तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 सेकंड, अगर वो 1 सेकंड है तो वो 1 सेकंड आ जाएगा, अगर वो हाफ सेकंड है तो 0.5 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, दैट्स विल बी द टाइम पीरियड फॉर एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी लाइक वोल्टेज एंड करंट टेकन द टाइम फ्रॉम इनिशियल पोजीशन 0 टू द लास्ट पोजीशन 2 पाई रेडियन, which time it consumes, that's called the time period of the that particular alternating quantity। ठीक है, वो क्वांटिटी जो इस दौरान में यहां से गर्दिश करके पूरे चक्कर को मुकम्मल करेगी, जितना वो वक्त सर्व करती है, जितना वक्त वो लगाती है, वो उसका टाइम पीरियड कहलाती है। ठीक है जी, यहां से यहां तक एक बॉडी चलकर आती है, एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मूव करके आती है, जितना वो वक्त लेती है उतने सेकंड का उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक है जी,
टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से भी डिनोट करते हैं। कैपिटल टी से ज्यादा फिर हम टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल टी से फिर आप शो कर सकते हैं। यूनिट जो है हमारे पास इसका ये है सेकंड, ठीक है। टाइम पीरियड को हम मेजर करेंगे इन सेकंड्स। ये हमारे पास वो थर्ड टर्मिनोलॉजी है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के अंदर। पहले जरा आप इसकी डिफिनीशन को समझे। एक सिंपल सी डिफिनीशन है इसकी कि द नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, नंबर्स ऑफ साइकिल्स है कि हमारे पास कितनी दफ़ा कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो 1 सेकंड के अंदर चक्कर मुकम्मल करती है, ठीक है जी। आप जरा देख लें, अभी हमने ये बात डिस्कस की कि यहां से यहां तक आने में जितना वक्त लगेगा वो उस अल्टरनेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक हो गया। अब आपने टाइम कितना फिक्स करना है, 1 सेकंड, कि 1 सेकंड से ज्यादा का वक्त हमारे पास नहीं लगेगा, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर एक बॉडी जो अल्टरनेटिंग है वो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आती है, फिर वापस जाती है, फिर आती है, फिर वापस जाती है। आया वो कितने चक्कर, कितने साइकिल कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है जी। द टाइम इज फिक्स। आपने साइकिल को रैंडम रखना है कि चक्कर जितने भी वो लगाए, लेकिन टाइम हमारे पास क्या होगा, वो फिक्स्ड है, वो हमारे पास 1 ही सेकंड का है, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया कि नंबर ऑफ साइकिल्स यहां तक एक दफा आया फिर वापस गया, या बालफा से दीगर यहां से यहां तक आता है 1 साइकिल कंप्लीट, फिर आके दूसरी साइकिल, फिर तीसरे साइकिल। जितने भी साइकिल्स वो कंप्लीट करता है, जितने भी राउंड ट्रिप वो लगाता है, जितने भी सर्कल के अंदर वो घूम सकता है वो घूमे, लेकिन उसके लिए टाइम कितना मुकर्रर है, वो 1 ही सेकंड है। अब आपके जहन में सवाल पैदा हुआ होगा कि अगर बॉडी आधे तक ही आती है 1 सेकंड के अंदर तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.5 हो जाएगी, ठीक है। अगर इससे भी आधे में आती है तो 0.25 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन टाइम उसने कंज्यूम करना है सिर्फ 1 सेकंड। टाइम इज अलाउड डेट्स 1 सेकंड, ठीक है। वो आधे तक आता है, वो उससे भी क्वार्टर हिस्से तक आता है, ठीक है जी। वो 3π/4 तक आता है, डेट्स नॉट अ मैटर, बट द टाइम इज अलाउड ओनली 1 सेकंड एंड हाउ मच साइकिल ही कैन कंप्लीट, वो कर सकता है। वो उस अल्टरनेटिंग बॉडी के ऊपर कोई भी चीज हमारे पास इस राउंड के अंदर घूम सकती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f के साथ, ठीक है। याद रखें, बड़े f के साथ हम फोर्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपने एहतियात करना है, कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करना हो तो इट्स विल बी द स्मॉल f एंड द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज साइकिल पर सेकंड, ठीक है जी। डेट्स द साइकिल एंड कंप्लीटेड इन द सेकंड, ठीक है जी। साइकिल्स को कितने सेकंड्स में के अंदर या 1 सेकंड के अंदर वो कितने साइकिल्स को कंप्लीट कर सकता है, ये हमारे पास कहलाएगा साइकिल पर सेकंड। एंड डेट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। इफ दैट इज अल्टरनेटिंग बॉडी और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, डेट्स फ्रीक्वेंसी रेफर टू दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी जो इस सर्कल या साइकिल के अंदर चलेगा, मूव करेगा, ठीक है। या इसका दूसरा यूनिट जो ऐसा यूनिट हमारे पास हम यूज करते हैं, वो हमारे पास ऐसा यूनिट है इसका, वो है हर्ट्ज, ठीक है जी। हर्ट्ज हमारे पास होता है साइकिल पर सेकंड, एक ही चीज है, ठीक है। और इसको हम Hz से डिनोट करते हैं, दैट्स द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हमारे पास जो बिजली हम यूज करते हैं, जो पावर, इलेक्ट्रिक पावर पाकिस्तान के अंदर यूज किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है 50 हर्ट्ज। यानी मतलब ये हुआ कि ये अल्टरनेटिंग करंट या ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है हमारे पास, ये 1 सेकंड के अंदर इस तरह के 50 चक्कर कंप्लीट करता है। अब बात आई समझ में, ठीक है। और ये 50 चक्कर डेफिनेटली मैंने आपको बताया था जनरेटर की वजह से होती है। तो जनरेटर का कॉइल जो है, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं और हम 220 वोल्ट अगर चाहते हैं वोल्टेज, तो हमने उसको 1 सेकंड में 50 चक्कर देने हैं। जनरेटर के कॉइल को 50 टर्न्स हम देंगे, 50 चक्कर हम देंगे 1 सेकंड के अंदर, तो तब जाकर हमारे पास इतने वोल्टेज का जो करंट है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो बाहर सर्किट में क्रिएट होगा, ठीक है। और 20 एम्पियर का करंट सर्किट के अंदर दौड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। आप अल्टरनेटिंग करंट के जितने भी अप्लायंसेस देखेंगे उसके ऊपर 50 हर्ट्ज ही लिखा होता है ना, ठीक है। और 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि ये 50 साइकिल्स पर सेकंड जो है वो कंप्लीट कर रहा होता है। तो ऐसे अल्टरनेटिंग सर्किट्स के ऊपर या ऐसे करंट के ऊपर ये काम कर सकता है, ठीक है जी। ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट कि फ्रीक्वेंसी होती क्या चीज है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, इस साइकिल के जरिए से भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं जरा प्रैक्टिकल की तरफ कि हमारे पास
हमारी प्रैक्टिकल सर्किट्स के अंदर फ्रीक्वेंसी का क्या इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर एक जगह में 50 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और उनके पास 50 मोबाइल्स हैं। उन 50 बंदों में से किसी एक बंदे के मोबाइल पर कॉल आती है, तो मोबाइल भी सबके पास है, चार्जिंग भी है, सिग्नल्स भी हैं, सारे मोबाइल ऑन भी है, लेकिन एक ही बंदे के मोबाइल के ऊपर कॉल आती है। क्यों? दैट्स द इशू, दैट्स द केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उस एक बंदे को कॉल इसलिए आती है कि उसका ही नंबर डायल किया गया है। अब नंबर क्या चीज़ है? नंबर के पीछे उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये जो चिप या सिम कार्ड वो मोबाइल के अंदर यूज़ करता है, ये उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी को बंदा डायल करता है वो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जाके मिलता है, वहाँ पर रेजोनेंस का फिनोमेना होता है और वहाँ पर कॉल आना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। दैट्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। आप चैनल सेट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। जो टेलीविजन है हमारे पास या जो डिश है या उसका आप ट्यूनिंग सर्किट ट्यून कर रहे होते हो, असल में आप उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हो, ठीक है जी। एयर के अंदर बहुत सारे चैनल्स की फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आपके टीवी का ट्यूनिंग सर्किट मैच करेगा, वही चैनल जो है वो आपके टेलीविजन सेट के ऊपर जो है वो ऑन हो जाएगा और वहाँ पर वो चलना शुरू हो जाएगा, उसकी रेजोनेंस का फिनोमेना क्रिएट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। डिफरेंट किस्म के हमारे पास मिलिट्री के अंदर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बेतहाशा एप्लीकेशन है हमारे पास हमारे फ्रीक्वेंसी का हमारे रियल लाइफ के अंदर, ठीक है जी। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इसके सर्किट्स के अंदर होती हैं। इंशाल्लाह सबको डिस्कस करेंगे। बहरहाल हमारे पास रेजोनेंस सर्किट, हमारे पास ट्यूनिंग सर्किट, ठीक है जी, मोबाइल का सर्किट मैंने आपको एग्जांपल दिए। जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर बेसिक्स जो रोल अदा करता है वो हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्थ और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज़ होती है वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। इंस्टेंटेनियस लफ्ज जो है ये इंस्टेंट से निकला है, ठीक है, और इंस्टेंट कहते हैं लम्हे को ना, ठीक है। इंस्टेंट मीन्स लम्हा। हमने जब 9th क्लास के चैप्टर्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था जी वहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास होता है। उसके बारे में हमने ये बात की थी कि किसी भी लम्हे के ऊपर जब बॉडी मूव करती है वहाँ पर पाई जाने वाली उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। आप यहाँ से मिसाल के तौर पर किसी दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, रास्ते में कभी गाड़ी की स्पीड जो है वेलोसिटी जो है वो 40 होती है, कभी 60, कभी 80। डिफरेंट इंस्टेंट के ऊपर जो आप वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं या जो वेलोसिटी को आप नोट करते हैं वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट जगहों पर मुख्तलिफ लम्हों के ऊपर करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को, वोल्टेज को मेजर करेंगे तो हमारे पास वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0 है। यहाँ से अगर यहाँ पर इस लम्हे के ऊपर मैं मिसाल के तौर पर उसका वोल्टेज और करंट मेजर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहुँच जाता है, इधर वोल्टेज एंड करंट मेजर करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर, इधर, इस पूरे साइकिल के अंदर जहाँ पर भी मेरी मर्जी हो, डिफरेंट इंस्टेंट एंड डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर मैं करंट और वोल्टेज को फाइंड आउट करता हूँ। जो मेरे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, वो उस वोल्टेज और करंट की क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी, ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट, वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दैट्स इज द वोल्टेज एंड करंट एट द एनी इंस्टेंट ऑफ द इन एनी इंस्टेंट ऑन द साइकिल, ठीक है। साइकिल के ऊपर जब आप चल रहे हैं तो यहां से स्टार्ट से लेकर एंड तक कोई भी ऐसी जगह हो जहां पर आप वैल्यू को फाइंड आउट करें, वो वैल्यू आपके लिए क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी, ठीक है जी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम डायरेक्ट V और I से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। और ये वैल्यू मैंने बाहर आपको बताया कि ये 0, पाई एंड 2 पाई, ठीक है जी। इन तीनों चीजों के ऊपर 0, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और इसका मतलब होता है 360 डिग्री। इन तीनों के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होती है। किसकी? अल्टरनेटिंग वैल्यू की, वोल्टेज और करंट की। यहाँ पर 0 होती है, यहाँ पर 0 होती है और यहाँ पर 0 होती है, ठीक है। और इट्स वैल्यू मैक्सिमम एट π/2 एंड 3π/2, π/2 एंड 3π/2 के ऊपर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है। जिस लम्हे के ऊपर भी आप फाइंड आउट करेंगे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज निकलती जाएंगी, ठीक है। अब यहां से आगे हम, चूंकि हमारे पास अल्टरनेटिव करंट जो है ये वेव फॉर्म में होता है,
इट इज द वेवफॉर्म, ठीक है जी। इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव डिक्रीज कभी पॉजिटिव इंक्रीज, कभी नेगेटिव डिक्रीज कभी नेगेटिव डिक्रीज, मुख्तलिफ वैल्यूज इसकी टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है। आया किसी भी सर्किट के अंदर हमारे पास अगर करंट गुजर रहा है, वोल्टेज उसके अंदर मौजूद है, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बजाय अभी हम क्या मालूम करने वाले हैं, इसकी पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, तीनों के ऊपर इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके अंदर मसाइल कौन कौन से हैं और उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का पहला पार्ट जो कि हमारे पास है पीक वैल्यू, ये फाइंड आउट करने का तरीका क्या है या ये कहते किस चीज को है, ठीक है। हमारे पास है द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग वेव या एसी वेव इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू। किसी भी कंप्लीट साइकिल के अंदर, कंप्लीट वेव फॉर्म के अंदर जब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो ट्रेवल करता है फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल, पूरे चक्कर के दौरान वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जिसको वो अटेंड करता है वो उसकी पीक वैल्यू कहलाती है या मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है उसका, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहां से इस जीरो से स्टार्ट लेता है, ये यहां से हमारे पास ये π/2 तक पहुंचता है, फिर हमारे पास पाई तक जाता है, फिर 3π/2 तक और आखिर में हमारे पास 2π रेडियन। इतना लंबा चक्कर कंप्लीट करके जब ये एक वेव फॉर्म मूव करता है, इस दौरान में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जिसको ये अटेंड करता है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास π/2 के ऊपर है, दूसरा हमारे पास 3π/2 के ऊपर है। बेशक ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन है ये मैक्सिमम वैल्यू या इसको पीक वैल्यू कहते हैं, ठीक है जी। तो ये इस पूरे चक्कर के दौरान हमने मेजर कर लिया कि ये इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होता है और यहाँ पर जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट निकल रही थी। किसी भी वेव फॉर्म में, किसी भी कंप्लीट चक्कर के दौरान जो हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है वो हमारे पास इसकी पीक वैल्यू कहलाती है। एक गाड़ी ट्रेवल करती है डिफरेंट स्पीड के साथ, कभी स्पीड 20 होती है, कभी 40, कभी 60, कभी 100, कभी 120। इस दौरान में कम ज्यादा स्पीड्स के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा आती है, लेकिन वो स्पीड जिसको उसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट टच किया, बेशक 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, लेकिन उसको उसके ऊपर उसने ट्रेवल किया तो वो उसका मैक्सिमम या पीक वैल्यू कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास करंट या वोल्टेज जो किसी भी सर्किट के अंदर कम वक्त के लिए, ज्यादा वक्त के लिए, वो मसला नहीं है, लेकिन जिसके हद तक ये पहुंच जाता है, जिसको ये टच कर लेता है, जिस हाइट को ये गेन कर लेता है, वो हमारे पास इसकी मैक्सिमम या पीक वैल्यू कहलाती है, ठीक है। हमारे पास ये जो मैक्सिमम या पीक वैल्यू है इसको हम मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये सेंटर से हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है, वर्टिकली जो फासला होता है हमारे पास, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड किसी भी वेव का जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, उतनी उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, उसका इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड भी उसका ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसका एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे तो हमें पीक वैल्यू की पता चलेगा कि पीक वैल्यू इसकी कितनी ज्यादा। और पीक वैल्यू जो है इसको हम डिनोट करते हैं Vm या Im से, यानी V मैक्सिमम I मैक्सिमम, बोथ साइड, नेगेटिव फॉर पॉजिटिव, V मैक्सिमम, या मैं इसको अक्सर आप देखते हैं कि लिखता हूँ V0 और I0, ठीक है जी, V0 एंड I0। हमारे पुराने बुक्स के अंदर इसको नॉट से डिनोट किया जाता था, डिनोट करते थे हम लोग, और अब इसको Vm से डिनोट करते हैं, बस में और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो आप इसको Vm से डिनोट करें या इसको V0 से डिनोट करें, इससे कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास किसी भी वेव फॉर्म या इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू मालूम करने का दूसरा तरीका है दैट इज द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू हम अल्टरनेटिंग करंट के लिए कैसे मालूम करते हैं, हमारे पास तरीकाकार उसका क्या है, एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द एवरेज वैल्यू ऑफ अ वेवफॉर्म इज द एवरेज ऑफ ऑल इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि हम जब इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी एरिया अंडर द ग्राफ है, इस तमाम को आपस में हम जमा कर लेंगे, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय उसने कितना वक्त लिया है, तो ये हमारे पास इसका टोटल एवरेज वैल्यू निकल आएगा।
मिसाल के तौर पर, तो मेरे पास मिसाल के तौर पर इस एरिया ग्राफ के अंदर, इसके अंदर जो वोल्टेज रहता है वो पॉजिटिव 5 वोल्ट रहता है। इस एरिया के अंदर जो हमारे पास वैल्यू रहती है वो -5 वोल्ट रहती है। ठीक हो गया। अभी मैं मेजर करने जा रहा हूं, मेरे पास एवरेज वैल्यू बराबर हो जाएगी 5 वोल्ट और प्लस हमारे पास आ जाएगा -5 वोल्ट एंड डिवाइड बाय टाइम 1 सेकंड लेता है, 5 सेकंड एटसेट्रा, डजंट मैटर। हमारे पास आ जाएगा 5 -5 डिवाइड बाय 1, ये बराबर आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 1 एंड इज इक्वल टू 0 वोल्ट। आप रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज इस सर्किट के अंदर निकल रहा है वो 0 वोल्ट है, लेकिन मीटर के ऊपर हमारे पास डिटेक्ट हो रहा है कि ये 5 वोल्ट इसके अंदर जो है वो इसकी वोल्टेज है या इसी मिकदार से करंट गुजर रहा है। अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज का एवरेज जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि ये अल्टरनेट है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस साइन में तब्दील होती है। आप इसका एवरेज निकालेंगे हमेशा के लिए 0 आएगा, चाहे आप 5 वोल्ट के लिए निकालते हैं, 20 वोल्ट के लिए निकालते हैं, 50 वोल्ट के लिए निकालते हैं, आगे पंखे भी चल रहे होंगे, आगे सारे अप्लायंसेस भी काम कर रही होंगी, लेकिन आप वैल्यू निकालेंगे वैल्यू आपके पास 0 आएगा। डीसी वोल्ट के लिए, डीसी करंट के लिए आप एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन आप अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज कभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्लस माइनस वैल्यू खत्म हो जाएंगे आपस में, इसका रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, हमारे पास पीक वैल्यू एंड हमारे पास एवरेज वैल्यू, 3 चीजें हमने देखी ना। इन तीनों में से कोई भी ऐसा ऑथेंटिक तरीका नहीं है जिससे हम सर्किट में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज मालूम कर सकें। ये तीनों तरीके ऐसे हैं कि जो डीसी करंट, डीसी वोल्टेज मालूम करने के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंस्टेंटेनियस का अगर आप पीक वैल्यू निकाल देंगे तो आप कहेंगे कि पीक ही वैल्यू का करंट जो है वो सर्किट में फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। उस सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, खामखा उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी वजह से आप एंगल निकालेंगे, कोई वैल्यू खामखा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे, आपके पास टोटल वैल्यू ही 0 हो जाएगी। ठीक है जी, ना आप मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ना आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं। आया हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट सर्किट में मालूम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसका हमारे पास एक और टेक्निक है, एक और तरीका है, जो कि हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, RMS आर द इफेक्टिव वैल्यू, यानी रूट, मीन एंड स्क्वायर। ठीक है जी, 3 तरीके हम एक ही साथ अप्लाई करके सर्किट में से टोटल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल तरीकों को इस्तेमाल करके आप सर्किट का टोटल अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इस पूरी आज की स्टोरी का यही खुलासा निकल रहा है कि आप जब इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए आप तरीका कौन सा इस्तेमाल करेंगे। दैट इज द लास्ट method we have here and that is the RMS value or the effective value of the alternating circuit। आइए चलते हैं अपने RMS वैल्यू की तरफ कि ये हमारे पास क्या होता है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज के लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, RMS और द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वैल्यूज। जितनी भी हमारे पास अल्टरनेटिंग वैल्यू सर्किट में फ्लो करती है, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो, उसको एग्जैक्ट अमाउंट मेजर करने के लिए या उसकी इफेक्टिव वैल्यू मेजर करने के लिए हमने एवरेज को लगाया, हम फेल हुए, हमने पीक वैल्यू पे इन्हिसार किया, फिर फेल हुए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मालूम करेंगे, फिर फेल हो गए हैं। एग्जैक्ट वैल्यू हम सर्किट में से अल्टरनेटिंग वैल्यूज का निकालने की जो टेक्निक अप्लाई करते हैं वो हमारे पास है RMS आर द इफेक्टिव वैल्यू। ये तरीका क्या है, जरा पहले देख लें इसको। RMS or effective value is the dead steady current DC which when flowing through a resistor, जब कभी ये वाला करंट सर्किट में से फ्लो करता है तो इसका इफेक्ट डीसी करंट की तरह होता है और ये उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है उस रेजिस्टर में से जितना कि डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, with having the same voltage, the same amount of heat as that produced by the alternating when flowing through the same resistor for the same time। अगर आप किसी भी रेजिस्टर को सर्किट में से डीसी सर्किट में लगाते हैं और एसी सर्किट में लगाते हैं और एक ही वक्त के लिए और एक ही वोल्टेज के अंदर लगाते हैं तो वो सेम वोल्टेज सेम हीट प्रोड्यूस करेगा। उसकी अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है वो क्या है, वो RMS वैल्यू है। ठीक है जी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे डिफिनीशन को कि डीसी करंट जितना इफेक्ट रेजिस्टर पर डालती है उतना ही इफेक्ट अल्टरनेटिंग करंट भी डालती है। वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो हमारे पास RMS का तरीका है। RMS 3 वर्ड्स है ना, R फॉर द रूट, M फॉर द मीन एंड S फॉर द स्क्वायर। हम इसके अंदर रूट भी लेंगे, इसका एवरेज भी लेंगे और इसका स्क्वायर भी लेंगे। तीनों टेक्निक अप्लाई करके मिक्स करके इससे हम एक फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, एक वैल्यू डिराइव करने वाले हैं जो बताएगी द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द अल्टरनेटिंग वैल्यूज
in the circuit which produces the same effect of heat on the resistor which we used for the DC circuit or the AC circuit। ठीक है, हम AC सर्किट लगाते हैं या DC को लगाते हैं, जो इसका इफेक्ट होगा वो एक ही जैसा होगा, उसके फाइंड आउट करने वाली टेक्निक हमारे पास RMS कहलाती है। हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला हम डिराइव करेंगे उसका तरीका कुछ यूँ है कि हमारे पास जो इफेक्टिव वैल्यू होती है या जनरेटर जब चलता है ऑपरेट करता है, उसके लिए जो फार्मूला हमने करंट का निकाला था वो हमारे पास I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम या I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, वहां पर हमने बात डिस्कस की थी। ये करंट के लिए भी इस तरह होता है और सेम आप वोल्टेज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी या V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये ओमेगा टी हमारे पास थीटा की जगह इस्तेमाल हुआ है और ये एंगुलर मोशन को शो करता है। ओमेगा का लफ्ज जहां पर भी आएगा ये घूमती हुई बॉडीज की हमें प्रिडिक्शन देता है, ये हमें बताता है कि कोई बॉडी सर्कल में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, वहां पर हमने ये दोनों इक्वेशन डिस्कस किए थे। मैं यहाँ पर करंट की इक्वेशन को यूज करता हूँ, मैं यहाँ पर करंट की इक्वेशन को लेकर चलता हूँ, इसलिए मैं इसको लेता हूँ। वोल्टेज को भी ले आप तो रिजल्ट आपके पास सेम आने वाला है। ठीक है जी, करंट की इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। आप यहाँ पर इसके बाद जरा इस ग्राफ के ऊपर नजर दौड़ाएं, आपको कुछ चंद बातें क्लियर हो जाएंगी ना। हमारे पास ये वो ग्राफ है जिसका ये 0 पॉइंट है, ये ग्राफ का 0 पोजीशन है। ठीक है जी, यहां से जो एग्जैक्ट करंट जिसको हम मेजर करते हैं, जो एम्पलीट्यूड हमें मिलता है वो ये वाला ग्राफ होता है ये। ठीक है जी, इतना लंबा ग्राफ, लेकिन सर्किट में इतना वोल्टेज होता नहीं है। ठीक है, ग्राफ जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू से हमें मिलता है वो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो करंट फ्लो करता है वो इतनी होती है, जिसको हम IM से डिनोट करते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू एंड इतनी बड़ी वैल्यू जो सर्किट में से फ्लो कर रही होती है। ठीक है जी, जो एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं तो एवरेज वैल्यू का ग्राफ हमारे पास यहां तक रह जाता है। इट इज अ ग्राफ ऑफ एवरेज, यानी ये वाला टुकड़ा उसमें से कट जाता है। ठीक है जी, यहां से ये वाला टुकड़ा उसमें से कट जाता है। एवरेज वैल्यू यानी I मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इतना वोल्टेज भी सर्किट में से हमें नहीं मिलता। जो एग्जैक्ट वोल्टेज मिलता है वो हमारे पास ये RMS वैल्यू होती है ना, इतना करंट जो है या इतना वोल्टेज वो सर्किट में से फ्लो हो रहा है, यानी इतना एम्पलीट्यूड हमें एग्जैक्ट मिलता है। ठीक है, और ये अमाउंट जो यहाँ पर एग्जैक्ट फ्लो कर रही है, इसके फाइंड आउट करने की टेक्निक हमारे पास है RMS वैल्यू। ठीक है जी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से ये फाइंड आउट हो जाता है और यही इफेक्टिव वैल्यू होती है, यही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द करंट या वोल्टेज होता है जो सर्किट में ऑपरेट करता है, काम करता है, वो एग्जैक्ट इसी के बराबर होता है। ठीक है जी, तो जितना पावर इस करंट से हमारे रेजिस्टर लेगा उसका फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R के बराबर होता है। ठीक है जी, चूंकि करंट के ऊपर बात चल रही है इसलिए मैंने पावर की इक्वेशन भी करंट वाली ही ली है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो I की वैल्यू है वो बराबर है I मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इस I की जगह मैं उठाकर उसकी वैल्यू डाल देता हूँ, इसका स्क्वायर और R अपनी जगह पर आ जाएगा ना। तो पावर हमारे पास बराबर हो जाएगा I मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी होल स्क्वायर इंटू R। ठीक है जी, ये स्क्वायर अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट पे अप्लाई करता हूं तो मेरे पास पावर बराबर हो जाएगा I मैक्सिमम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, और ये R जो है ये बाहर रह जाएगा। मैं दरमियान में क्रॉस लगा देता हूं, आप समझ जाएंगे ये एंगल में रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस एंगल से बाहर है। ठीक है, या मैं इसको रीअरेंज करके यूं लिखता हूं कि हमारे पास ये I स्क्वायर M और R को पहले लिख देता हूं साइन स्क्वायर ऑफ द ओमेगा टी। ठीक है, ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो कि ये R को अपने एंगल में मेजर नहीं करना, ये बाहर की कोई क्वांटिटी है। ठीक है, एंगल के अंदर जो चीज हमारे पास है वो ओमेगा और टी है। चूंकि जब भी पावर को हम सर्किट में रेजिस्टर में से दौड़ाते हैं या रेजिस्टर उसको ड्रॉप करता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पावर यानी रेजिस्टर कभी सर्किट को पावर नहीं देता बल्कि वो पावर को लेता ही है। तो रेजिस्टर के सेंस में ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, और जब आप साइन की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो वो वेरी करता है फ्रॉम 0 to 1। जो रेंज होता है हमारे पास साइन थीटा का वो -1 से 0 और 0 से 1 ना, ये रेंज ऑफ द साइन थीटा। ठीक है, अब माइनस वाली टर्म हम निकाल देंगे क्योंकि माइनस तो होता नहीं है पावर। ठीक है जी, तो हमारे पास 0 to 1 या 0 to 1 का आप एवरेज निकालेंगे, ये एवरेज वाली बात होगी, मीन हमने निकाल दिया। ठीक है जी, यानी इस R का जो M है ये निकल गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास ये मीन वैल्यू हम इसकी लेंगे, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/2 के। ठीक है, 0 + 1 ये दो क्वांटिटी है, दो पर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 1/2 रह जाएगा। तो एंगल की जगह मैंने यहाँ पर लगा दिया क्या 1/2। ठीक है जी, हमारे पास पावर बराबर हो जाएगा I मैक्सिमम का स्क्वायर R मल्टीप्लाई बाय 1/2, या इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। 1/2 को स्टार्ट में लिखता हूँ तो P = 1/2
आई मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू आर, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जो पावर यहां से रेजिस्टर को डिलीवर्ड होगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि वो एक्ट करेगा लाइक डीसी करंट। ठीक है जी, और डीसी के लिए जो वैल्यू हमारे पास वो आरएमएस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस पावर की इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके मैं लिख सकता हूं कि पावर बराबर हो जाएगा आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर, यानी ये वो एग्जैक्ट पावर है जो सर्किट को मिल रही होती है। ठीक है जी, हमारे पास ये इक्वेशन भी पावर की है, ये भी पावर की है, इसको हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या कहानी बचेगी, ये आई आरएमएस स्क्वायर आर ये बराबर हो जाएगा इसके राइट साइड की। ठीक है जी, 1/2 आई मैक्सिमम आर, आई मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो आर आर के साथ कट जाएगा, मेरे पास आरएमएस की वैल्यू बराबर हो जाएगी आई मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहां से मैं बोथ साइड का अंडर रूट ले लेता हूं ना, तो ये मीन वैल्यू भी आ गई हमारे पास और आर वैल्यू भी आ गई है, और स्क्वायर यहां से आप देख सकते हैं हमने यहां से इसका एंगल का स्क्वायर लिया है, तो इसके अंदर रूट भी आ गया है, मीन भी है और हमारे पास स्क्वायर भी। ठीक है, रूट आप लेंगे तो बोथ साइड का स्क्वायर उड़ जाएगा, हमारे पास आई आरएमएस जो वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2, इस 2 के ऊपर क्या जाएगा अंडर रूट और साथ में आ जाएगा आई मैक्सिमम। ठीक है जी, हमारे पास कैलकुलेटर से आप कर लें 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2, ये बराबर होता है 0.7071 के। ठीक है, तो आपके पास इस चीज को कन्वर्ट करके आप इसकी जगह अगर ये वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास जो आई आरएमएस की एग्जैक्ट वैल्यू होती है ये बराबर होती है 0.7071 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट। ठीक है, यानी जो करंट सर्किट में से चल रहा होता है जिसको हम मैक्सिमम करंट कहते हैं, आपने उसमें से 0.7071 का करंट कम कर देना है तो वो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द करंट जो सर्किट में हमें मिलता है वो उसकी मिकदार होती है। ठीक है जी, यानी आरएमएस वैल्यू टोटल अमाउंट ऑफ द करंट को कम करके 0.7071 कम शो करता है। रेजिस्टेंस की वजह से, इसके साइकिल की वजह से प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो 0.7071 का करंट हमारे पास सर्किट में से ड्रॉप हो जाता है। इसके अलावा जितना करंट या वोल्टेज रहता है वो हमारे पास आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू होती है जिसको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर इसका कोसाइन वैल्यू लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है जी, टाइम हमारे पास चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां से हम कोसाइन फंक्शन को भी जरा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कोसाइन फंक्शन भी हो सकता है इस इक्वेशन का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसका डेरिवेटिव हम टाइम के हिसाब से लेंगे, तो टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए साइन के बजाय हम यहां से कोसाइन यानी cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैं लिख सकता हूं I is equal to I maximum cos of omega t, it's the function related to the time। ये बात याद रखें कि बाकी वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे तो आपके पास sin थीटा यूज होगा, cos थीटा इस्तेमाल नहीं होगा। इट्स द रिलेटेड टू द टाइम फंक्शन है। ठीक है जी, तो मैं लिख सकता हूं I is equal to I maximum cos of omega t। ठीक है जी, जब आप इसको वोल्टेज के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास वोल्टेज भी इतना ही निकलेगा कि वोल्टेज RMS is equal to 0.7071 V मैक्सिमम, यानी जितना मैक्सिमम वोल्टेज होगा उससे आपने इस वैल्यू को ड्रॉप कर देना है, जितनी वैल्यू बचेगी हमारे पास वो RMS या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द सर्किट होगी। ठीक है, cos थीटा यहां पर वोल्टेज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोसाइन फंक्शन ऑफ द टाइम विद रिस्पेक्ट टू एंड यूज्ड फॉर द वोल्टेज एंड एज वेल एज फॉर द करंट, आप दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ये था हमारा आज का लेक्चर, 7-8 किस्म की क्वांटिटी, 7-8 किस्म की हमारे पास टर्मिनोलॉजीज, उसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक चीज़ को समझ गए होंगे। कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में उसको इजहार कीजिएगा, इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर। मेरे चैनल ज़िया अकेडमी को लाजमी तौर पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, या वो स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर में हैं या 10th क्लास में हैं, 9th फर्स्ट ईयर जिस क्लास में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स के हवाले से अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ लाजमी तौर पर ये शेयर कर दें। मुझे अपने दुआ में याद रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।